वक्त को इंतहाई खिफ़त और इसी कदर ईमानदारी से एतराफ़ करना पड़ा कि यूसुफ़ी साहब को गो के इत्तेफाक से सितारा इम्तियाज़ मिल चुका है, मगर मोइन अख्तर से तो बेहतर नहीं है। इस मवाज़नाए अनीस व दबीर के बाद उस करोड़पति ने न सिर्फ तकरीब स्पॉन्सर करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि $15 का टिकट तक नहीं खरीदा। मिर्ज़ा को हमने ये वाक़या सुनाया तो कहने लगे, तुम तंज़ो मिज़ाह लिखते हो, बुनियादी तौर पर तुम्हारा काम मोइन अख्तर की तरह हंसना हंसाना ही तो है। क्या तुम्हें कभी ये ख्वाहिश नहीं होती कि मोइन अख्तर की तरह तुम भी लाखों के दिलों में घर करो? मैंने कहा, साहब मैं पिछले 40-50 बरसों से घरवाली के दिल में घर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे फारिग हो जाऊं तो लाखों की बारी आए। फिल वक्त मेरी हैसियत घुसबैठिए की सी है, जिसको बीवी ही नहीं वाजपेयी साहब भी नहीं निकाल सकते। उधर हमारी नेकबख्त बेगम परवीन शाकिर की तरह ये दावा भी नहीं कर सकती कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। साहिबो, हमारे केस में लौटने का तो सवाल कभी पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए कि हम घर से बाहर निकलने के लिए कभी कोई ढंग का ठोर ठिकाना दरियाफ्त ही नहीं कर पाए। हमें हैरत है कि परवीन शाकिर जैसी हसास और हौसलामंद खातून ने ये बात इतने फ़ख्र से कैसे कही। इसलिए कि उस हरजाई का लौट के घर आना घरवाली की इज़्दिवाजी कशिश का करिश्मा या हरजाई की शौहराना वफादारी का मुंह बोलता सबूत नहीं है, बल्कि उस बदमाश की रिहायशी मजबूरी है। जब पैमाने मकबूलियत ये ठहरा तो आपने जिस तौर इज़्ज़त अफ़ज़ाई और पजीराई का एहतमाम किया, उसका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम होगा। मैं जनाब शम्स कासिम लाखा साहब का, जिनके ईमा और तहरीक पर मुझे दावत कलाम दी गई, और फाजिल वाजिबुल एहतराम प्रोफेसर HM जाफरी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस तक़रीब मुलाकात के गैर मामूली इंतज़ाम और इंसराम से मेरी तौक़ीर बढ़ाई। इसका शुक्रिया इसलिए भी वाजिब है कि आजकल बैंकर्स बहुत बदनाम और रुस्वा है। बैंकर से बदतर सिर्फ एक ही शख्स होता है, वो है रिटायर्ड बैंकर। जो आपसे मुखातिब है, जिसने उम्र अजीज के 40 बरस हराम शय की बढ़ोतरी और बरकत का हिसाब किताब रखने और इस कार्य खर यानी डोंकी वर्क को अपना वसीला माश बनाने में बरज़ा रग़बत बिता दी है। ऐसी सूरत हाल में मेरे लिए आलिमाना तकरीर करने की कोशिश बकौल मिर्ज़ा अपनी बेइज्जती ख़राब कराने की एक बाइज्जत सूरत है। अब अगर मैं जोश खताबत में अपनी तारीफ आप करने पर भी उतर आऊँ तो अपनी आरज़ू से कमतर मगर आपकी ताब से ज़्यादा यही कह सकता हूँ कि तुझे हम वली समझते जो ना सूद ख्वार होता। जब सब मामला तय हो गए तो प्रोफेसर जाफरी ने ये इत्तला देकर मुझे बहला दिया कि आपकी रीडिंग्स यानी पढ़त के बाद सवाल व जवाब का सेशन भी होगा। मैं मिजाजन, आदतन और रस्मन, मतलब ये तो मजबूरन पर्दा नशीनी की हद तक गोशा नशीन वाक़ हुआ हूँ। इस अस्पताल में भी महज तब्दीली आब व हवा की गर्ज से आ जाता हूँ। इलाज विलाज न तो हुआ और न आइंदा हो। एक बड़ी सी
एक नामवर हकीम से इलाज कराने जाती थी। 1 साल इलाज कराने के बाद जब कोई इफाका नहीं हुआ तो बड़ी बी ने कहा, हकीम साहब साल भर से इलाज करा रही हूँ, बीमारी नहीं जाती। हकीम साहब बोले, बड़ी बी इस उम्र में बीमारी जाने के लिए नहीं आती, ले जाने के लिए आती। तो मुझे आगा खान के काबिल डॉक्टरों से, जिसका चक्कर में 12 साल से लगाता रहा हूँ, कोई शिकायत नहीं। और ये चक्कर मैंने इस अस्पताल का वो ज़माना भी देखा है जब ये इमारत नहीं बनी थी और जहाँ ये ऑडिटोरियम है, यहाँ जंगल उगा हुआ था और सांपों की कसरत थी। सांपों के बारे में नियाज फतेहपुरी ने ये कहा है कि सांपों और मौलवियों की बेशुमार किस्में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बाज सांप जहरीले नहीं होते। देखिए, मैं भटक गया। कहना ये चाहता था कि जाफरी साहब ने ये भी आगाही बख्शी कि कुछ सवालात जाती और निजी नौइयत के भी हो सकते हैं। खल्क़ खुदा का मुंह किसने बंद किया है? मैं समझता हूँ कि निजी सवाल करने का हक जिंदगी में सिर्फ बीवी को और बाद मर्द किरामन कातिबीन को पहुँचता है। अब अगर कोई कदरदान इस ऑडियंस में मेरी बीवी का हक ज़ौजियत इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद है, तो उनकी खिदमत में, अगर कोई ख्वाहिशमंद है तो उनकी खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि जो शख्स बीवी के निजी सवालात का सही जवाब दे, वो या तो वली अल्लाह है या फिर वो तलाक का जवाज और सबूत खुद बीवी को फराहम करता है। आगे तेरे भाग अच्छी है। जिस पेशे से मेरा उम्र भर ताल्लुक रहा, उसमें अदीब और लिखार होना बहुत बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन है। इंग्लैंड में आज भी आम शायर को हिकारतन सिसी और पेंजी कहते हैं, जो फूलदार गाली है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट और बैंकर की डिक्शनरी में इंटेलेक्चुअल से ज्यादा सड़ी गाली कोई नहीं। और हम ये बात सारी उम्र यही गाली खा के बेमजा हुए बगैर कह रहे हैं। इंटेलेक्चुअल को फ्लाइंग फिश यानी उड़न मछली से वजह तौर पर तशबीह दी गई है। वो गहरे पानी में उतरे तो बड़ी मछलियां उसे निगल जाती, उड़न मछली को, और अगर हवा में जरा ऊंची उड़े तो चील, शिकरे और बाज उसकी तिक्का बोटी कर देते हैं। जमीन पर उतरे तो कुत्ते और बिल्लियां भगोड़े। मैं 5-6 साल तक सिर्फ मुश्ताक अहमद के नाम से लिखता रहा। अंदेशा था कि अगर बैंक के अरबाब हल वक्त को पता चल गया कि मैं लिखता हूँ तो तरक्की के तमाम दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए जाएंगे। बैंक के चीफ अकाउंटेंट यासूबुल हसन गौरी ने एक दिन मुझसे कहा कि आप बैंक में इतनी सही उर्दू न बोला करें, व्यापारी बिदक जाते हैं। आप अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। और उन्होंने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा। हजरात, 5 मुख्तलिफ बैंकिंग इदारों का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। दीदनी और नादीदनी सब कुछ देखा भाला है। गुजरा है एक जमाना
हमारी निगाह से। लेकिन मैंने आज तक किसी शायर या अदीब को कैश डिपार्टमेंट में कैश की रखवाली पर मामूर होते नहीं देखा। एक दफ़ा का जिक्र है, कराची में मुझे एक सेठ साहब का, जो बैंक के डायरेक्टर भी थे, फ़ोन आया कि मुझे यूसुफी से बात करनी है। मैंने अर्ज़ किया खादिम बोल रहा है। फरमाया यूसुफी को बुला दो। मैंने फिर कहा खादिम बोल रहा है। झुंझलाते हुए बोले बाबा एक बारी सुन लिया, मैं बहरा नहीं हूँ, क्या समझे, मेरे को खादिम नहीं चाहिए, यूसुफी से बात करनी है, जुलेखा बाई से नहीं। वो दिन है और आज का दिन टेलीफोन के इस सिरे से फिर कभी खादिम नहीं बोल रहा। कम हो गए इस 10 साल तक मैं सिर्फ मुश्ताक अहमद के आम और आमियाना से नाम और कलमी नकाब तले मज़ामीन लिखता रहा ताकि बैंक वाले मुझे पहचान न सकें। और जब ये भांडा फूटा तो मुझे डिसमिस करना बहुत मुश्किल था, इसलिए कि इंतज़ामिया की गफलत और डायरेक्टरों की लाइलमी के सबब मैं इतनी तरक्की पा चुका था कि खुद अच्छों की कलगी पे चोंच मार सकता था। एक और सेठ साहब का जिक्र है। एक बड़े डिपॉजिट के फेर में मैं 6 माह तक जोड़िया बाजार में उनकी पेड़ी गुजराती में दफ्तर को कहते हैं, बाजार में उनकी पेड़ी का तवाफ करता रहा, मगर उनका दिल न पसीजा। हर दफ़ा 3 कासिल की सिगरेट पिला के रुखसत कर देते थे। चांदी के सिगरेट केस में एक तरफ सिगरेटें और दूसरी तरफ बीड़ियाँ सजी रहती थी। वो खुद हमेशा बीड़ी पीते थे। एक दिन हमने पूछा सेठ साहब आप सिगरेट नहीं पीते? उस वक्त वो ताज़ा जलेबी खा रहे थे। बोले नहीं, जिस मानस ने एक बार जलेबी और बीड़ी चख ली वो जन्नत में भी बीड़ी जलेबी मांगेगा। सिगरेट तो हम तुम जैसे बाबू लोगों के लिए रखते हैं, इज्जतदार लोगों को बीड़ी ऑफर करते हैं। लो सिगरेट पियो। मिर्जा भी बीड़ी की बड़ी तारीफ करते हैं। कहते हैं मेडिकल रिसर्च से साबित हो गया है कि सिगरेट पीने वालों को लंग कैंसर हो जाता है, लेकिन बीड़ी से आज तक किसी को फेफड़े का कैंसर नहीं हुआ, हलक का कैंसर हुआ। एक दिन हमने जी कहा करके सेठ से पूछ ही लिया कि साहब बताइए आप हमारे बैंक को डिपॉजिट क्यों नहीं देते? बोले आज तुमने बिजनेस लाइक बात की है, मगर पहले तुम साफ साफ बताओ तुम गजल बनाते हो? बोलो हाँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो नस्र लिखता हूँ। बोले ये क्या होता? हम ठीक से सराहत ना कर सके तो बोले खैर, मगर बही खातों के अलावा कुछ और लिखते तो हो? कहो हाँ। हमने कहा हाँ। फरमाया अब तुम एक सवाल का जवाब दो। फर्ज करो तुम्हें आँख का ऑपरेशन कराना है, तुम्हारे पास 2 डॉक्टरों की चॉइस है, एक तो फकत डॉक्टर है, दूसरा डॉक्टर जो है वो शायर भी है। ईमान से बताओ, तुम सूरत से तो बाल बच्चेदार आदमी लगते हो, तुम किस डॉक्टर से ऑपरेशन कराओगे? हमने इकरार किया उस डॉक्टर से जो शायर नहीं है। बोले तो ऐसा बोलो ना, मैं इसीलिए तुम्हारी ब्रांच में पैसा नहीं रखता। रुपए पैसे बिनज व्यापार की बात आदमी देख के की जाती है। ये कोई गजब थोड़ा ही है कि रास्ता चलते आदमी को पकड़ के सुना दी। बुरा नहीं मानना मैनेजर साहब, लो एक सिगरेट और पीते जाए।